Hello guys, welcome back to our YouTube channel Technomaths 24/7, and this is our last video of our first chapter Indian economics at the eve of independence. This is the last topic of this chapter in which we will study about the infrastructure of our Indian economy and the positive contribution of Britishers. Till now we have learned about many features like occupational structure of Indian economy, demographical structure of Indian economy, agriculture, industrial sectors, and pre-colonial rule, colonial rule. So now in this video we will cover the infrastructure and positive contributions of Britishers. So let's come on the infrastructure. So first of all, what is infrastructure? So it refers to the basic physical and organizational structure and facilities required for operation of an economy. होता क्या है कि हम सबने ये वर्ड तो सुन रखा है, लेकिन इसका मतलब हम नहीं जानते। हम में से कुछ सोचते हैं कि बिल्डिंग ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ सोचते हैं कि रोड, डैम ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ सोचते हैं कि जो और मतलब मनी है, ये सारी चीजें हैं। तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है कि ये बेसिक फिजिकल और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर या फिर ऐसा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जिसकी फैसिलिटीज हमें जरूरी है अपनी इकोनॉमी के लिए, यानी कि ऐसी कोई भी फिजिकल और ऑपरेशनल चीज जो कि हमें अपनी इकोनॉमी के लिए जरूरी है, जैसे कि हमारे बिल्डिंग, लैंड, डैम, ब्रिजेस, रोड, ये सारे क्या हो गई, ये सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि रेलवेज। तो रेलवेज क्या है, रेलवेज बहुत ही हेल्पफुल है और करंट डे में अगर हम अपनी लाइफ को विदाउट रेलवे देखें तो हम अपनी लाइफ को विदाउट रेलवे इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि रेलवे हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट एट दैट टाइम, उस टाइम क्या था कि रेलवे जो थी सिर्फ रिस्ट्रिक्ट थी ब्रिटिशर्स के लिए, यानी कि जो सिर्फ ब्रिटिशर्स थे वही अपने गुड्स को या फिर किसी भी चीज को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करते थे विद द हेल्प ऑफ रेलवे। हमारे इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर को या फिर फार्मर्स को, किसी को भी, हमारे इंडियंस को उस रेलवे को यूज करने का राइट नहीं था। देन सेकंड हमारा है रोडवेज। सो रोडवेज क्या थी, रोडवेज भी मोस्ट जो था वो ब्रिटिशर्स के लिए ही था। उसके थ्रू वो क्या करते थे, अपनी आर्मी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मोबिलाइज करते थे, यानी कि भेजते थे, या फिर अपने रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करते थे। सो प्राइमरी सर्व द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि क्या करते थे, उससे अपनी आर्मी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे भेजते थे और रॉ मटेरियल को शिफ्ट करते थे। फिर हमारा आता है वाटरवेज और रेलवेज, सॉरी एयरवेज। सो वाटरवेज और एयरवेज पे ब्रिटिशर्स ने बहुत काम किया, अच्छा डेवलप किया, बट उन्होंने उसे भी सिर्फ अपने लिए ही रिस्ट्रिक्ट रखा, यानी कि उसका भी यूज वही लोग करते थे और उन्होंने सिर्फ वही पोर्ट रेडी किए जिससे उनको ब्रिटेन से गुड्स लाने ले जाने में हेल्प हो, या जो उनके मतलब के पोर्ट थे उन्होंने सिर्फ उसे ही बेटर तरीके से रेडी किया। तो ये तो हमारे हो गए इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ पॉइंट्स। अब हम ये देखते हैं कि ब्रिटिशर्स का हमारी कंट्री पे क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा। तो फर्स्ट था हमारा इंडियन रेलवे। अभी हमने पढ़ा कि इंडियन रेलवे जो था वो ब्रिटिशर्स के लिए रिस्ट्रिक्ट था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स गए, या कह लीजिए उन्हें भगा दिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो रेलवे हमारी हो गई। तो हमारी जो कंट्री के लीडर्स थे, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको हमारी कंट्री के
डेवलपमेंट में यूज किया, जैसे कि वो लोग करते थे, यानी कि बहुत ही इजीली रॉ मटेरियल का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर कर देना, टाइम कम लगता था, पैसे कम लगते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रेलवेज को यूज किया, और आज रेलवेज हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकेंड हमारा आता है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो हमने ये एग्रीकल्चर सेक्टर वाली वीडियो में पढ़ा था कि हमारा जो एग्रीकल्चर था वो हम सिर्फ इसलिए करते थे ताकि हम खुद खा पी के अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर ले, या अपने विलेजर्स के या आसपास के लोगों को सेटिस्फाई कर ले। हम उसे बेचने या खरीदने में नहीं विश्वास रखते थे, हम सिर्फ अपनी डेवलपमेंट के लिए देखते थे, मतलब अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते थे। सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने हमें कैश क्रॉप्स ग्रो करने पे मजबूर किया, यानी कि नील की खेती करने पे, जूट की, कॉटन की, इन सब चीज़ों की खेती करने पे, इन सब चीज़ों को ग्रो करने पे उन्होंने हमें मजबूर किया। सो हुआ क्या, जब वो चले गए तो हमने ये सोचा कि जब वो इस चीज़ को एज अ रॉ मटेरियल सेल करके इतना अमाउंट इनकम करते थे तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब इसे हम सेल करेंगे, हम इससे इनकम और प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो उन्होंने उस कैश क्रॉप्स को ग्रो करना वैसे ही कंटिन्यू रखा। फिर हमारा आता है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। सो उन्होंने मनी को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि ऐसा एक्सचेंज जिसमें कि हम एक कमोडिटी को देके दूसरी कमोडिटी को नहीं एक्सचेंज करते थे। क्या करते थे, किसी कमोडिटी को परचेस करने के लिए हम मनी का एक्सचेंज करते थे। तो इस मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज से हमारे पास एक और आता है जो कि हमारा फिफ्थ टॉपिक है, बैंकिंग। इसमें हम क्या कर सकते थे, अपनी मनी को सेव कर सकते थे, नीड पड़ने पे हम बैंक से मनी ले सकते थे, बोरो कर सकते थे। तो ये भी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। देन हमारा लास्ट आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, डैम एंड रोडवेज, यानी कि जो उन्होंने कंस्ट्रक्शंस किए, बिल्डिंग्स के, डैम्स के, रोडवेज के, वाटरवेज के, पोर्ट वगैरह, वो सब क्या हुए, वो सब भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल थे, क्योंकि हमने उसको अपनी ग्रोथ के लिए यूज किया, हमारे लिए वो बहुत ही बेनिफिशियरी थे। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जिसमें कि हमने ये देखा कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी थी इन कॉलोनियल रूल, एंड उनके ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी डेवलपमेंट के लिए किस तरह से यूज किया, और उसमें क्या क्या हमारे फैक्टर्स थे जिन्होंने हमारी ग्रोथ को लीड किया, और ब्रिटिशर्स के क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहे। सो नाउ our this chapter ends here with our this topic, and now we will meet you in our next chapter in which we will study about the Indian economy during 1950